हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। एक्चुअली यहाँ हम आज एक डिस्कशन के लिए आए हैं। पर्टिकुलरली जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी रिसेंटली एक आरटीआई डाला गया था कि उत्तराखंड में अभी अपकमिंग एई और जेई की कितनी पोस्ट आने वाली हैं, उसका बेसिकली मांगा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कई विभागों ने यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ अभी आने वाली हैं उसके लिए आप लोगों को पर्टिकुलरली एक इंडिकेशन दिया है। यहाँ पर इतनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ये उस आरटीआई का एक वो है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आप मोटा मोटा अगर देखा जाए, क्योंकि अभी काफ़ी जो विभाग है वहाँ से आया नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर इरिगेशन है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट अभी नहीं है क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अलग होते हैं, वहाँ से अभी कुछ आया नहीं है। तो डिपार्टमेंट अभी अध्याचन जाएगा फिर अकॉर्डिंगली, और वैकेंसीज इंक्रीज़ होने के ही चांसेस होंगे, डिक्रीज तो नहीं, मतलब वो तो अगैन विभागीय वो रहता है। बट द प्रोबेबिलिटी इज़ कि वैकेंसीज अभी इंक्रीज़ होगी ही। तो हम यार डिस्कशन करने के लिए क्यों आए हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, बेसिकली क्या है कि देखिए, अगर हम वैकेंसी आने के बाद इस पर्टिकुलर उस पर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि वैकेंसी आने में और पेपर होने में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हम अभी हमें पता है कि भैया यहाँ पर जेई और एई की पोस्टें आने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही थी और फाइनली इस आरटीआई में ये आ भी गया कि भैया आने ही वाली है फॉर श्योर, और इतनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हैं और इस पर भर्ती कराई जानी है। तो अगर पेपर बेसिकली नोटिफिकेशन आने के बाद और पेपर होने तक हम उसका वेट करें और पर्टिकुलरली तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, तो क्या होता है कहीं ना कहीं हम बेसिकली कंपटीशन से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आप ही के साथ एक बच्चा किसी कोने में बैठ के पढ़ रहा है और वो दिन रात पढ़ रहा है, आपको इसी तरीके से सोचना है, और वो अभी से पढ़ रहा है, तभी एक अपर हैंड आपका बन पाता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको अगैन उसका सिलेबस देखना है और ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होता है। अगर आप एक प्रिपरेशन में ऑलरेडी हैं, आपका एक अपर हैंड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक प्रिपरेशन को छोड़ भी चुके हैं और एक गैप भी आ चुका है, तब भी आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें जब रिवीजन में रहती हैं तो ही आपके दिमाग में सस्टेन कर पाती हैं। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि वो चीज़ें छूटते चले जाती हैं, वापस से आपको एक ज़ीरो से स्टार्ट देना पड़ता है उनको सीखने के लिए, समझने के लिए। हालांकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, पर हाँ टाइम तो उतना ही जाता है उसमें भी। तो बेसिकली हमारा जो पर्टिकुलर आज का मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि भैया आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो ऑन टाइम ना करके कि भैया एग्ज़ाम अब आने वाला है तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप उसको पहले से करें, ठीक है ना। आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, आपको पता है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है अपना सिलेबस को ऑन टाइम पहले ही ख़त्म करने का, साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस जिसे कहते हैं कंटिन्यूस रखने का, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तब आप ऑलरेडी इतनी बार पेपर दे चुके होंगे कि आप जब पेपर देंगे तो लगेगा ही नहीं कि मैं एक पेपर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो इट्स लाइक आपके लिए उस टाइम तक आप इतने जिसे कहते हैं ना रिपीटेटिव प्रैक्टिस कर करके मॉक टेस्ट दे के इतने ज़्यादा जिसे कह सकते हो आप इनटू द प्रोसेस हो जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पेपर दे रहा हूँ, और आप वो पेपर विदाउट स्ट्रेस जिसे कहते हैं वो देकर आओगे, और विदाउट स्ट्रेस दिया गया कोई भी पेपर एक अच्छा रिजल्ट ही लेकर आता है, और आपके लिए वो रिजल्ट आपका सिलेक्शन होगा फॉर श्योर, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको पता है वैकेंसी आने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप सिलेबस भी देखो तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है सिलेबस पे अपना एक अपर हैंड रखने का, अपर हैंड बनाने का। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं हम कि सिलेबस किस तरीके से और अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपका एई का सिलेबस, असिस्टेंट इंजीनियर जो यूकेपीएससी में पोस्टें आने वाली हैं अगेन। तो अभी भी जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आप देखोगे 100 के लगभग आपको देखने को मिलेंगी, वहीं जो आपकी जेई की पोस्टें आने वाली हैं वो ऑलमोस्ट आपकी 400 से 500 के बीच में तो रहनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। अगेन जैसे मैंने आपको लोगों को बताया भी कई विभागों का वहाँ पर आया नहीं है कि कितना है करके, अगेन वो ऐड होने के चांसेस रहते ही हैं फॉर श्योर, तो बढ़ेंगी ही, कम तो होंगी नहीं। तो जेई की आप मानिए 400 से 500 फॉर श्योर होंगी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है। और साथ ही साथ एई की भी 100 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये एई का सिलेबस देख सकते हैं। अगर आप इस एई के सिलेबस को यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलरली, तो अगेन फॉर्मेट सेम रहने वाला है। आपके जो पेपर है 5 पेपर यहाँ पर कराए जाएंगे, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेज़ी, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन। उसके बाद आपके जो टेक्निकल पेपर है सिविल इंजीनियर के 2 टेक्निकल पेपर, जिसमें 180 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आएंगे, 180 तो 360 मार्क्स का वो पेपर रहता है। ओवरऑल जो यहाँ पर पर्टिकुलर मार्क्स रहते हैं अलॉन्ग विद द इंटरव्यू, ठीक है ना, तो वो लगभग आप देख सकते हो वो रहेंगे 1120 नंबर,
ठीक है ना। अब इसमें से 1020 आपके रिटन एग्जामिनेशंस के हैं और आपके 100 नंबर आपके इंटरव्यू के रहेंगे। मतलब अगर आप ये रिटन परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर ओवरऑल जिसे कहते हैं आपके जो अंक होंगे उनके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें देखिए कई बार क्या होता है, आप रिटन में भी सिलेक्ट हो जाते हो और साथ ही साथ आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हो, आपके इंटरव्यू में भी आप इवन टॉप ही कर रहे हो, पर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों हो जाता है पता है आपको? विभागीय कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, आपको लगा अरे यार मेरी तो मेहनत पीछे रह गई। तो आपको जो मेहनत करनी है ना मेन, ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए करनी है। और बीइंग अ सिविल इंजीनियर हर किसी का टेक्निकल पार्ट फॉर श्योर बहुत स्ट्रांग होगा, मुझे ऐसा लगता है। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप किसी प्रिपरेशन में आते हैं तो डेफिनेटली आपका टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग हो ही जाता है फॉर श्योर। पर यहाँ पर क्या होता है देखिए, जो हमें एक पर्टिकुलर एज बनाने की ज़रूरत होती है ना, वो नॉन टेक पोर्शन में ज़्यादा रहती है, जो मुझे समझ में आता है। अलॉन्ग विद द टेक्निकल हमें नॉन टेक भी यहाँ पर पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है हमारा टेक्निकल तो हम बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन खुद सोचिए जो टेक्निकल का पोर्शन है ना, मतलब बेसिकली मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो कम है, बट द थिंग इज़ जब आप ओवरऑल सिलेक्शन की बात करते हो ना, तो ये जो नॉन टेक के आपके नंबर है ना, ये आपके सिलेक्शन में एक गेम चेंजर बन जाते हैं। मान लीजिए आपके जीके में आए 40 नंबर, ठीक है ना, और वहीं किसी दूसरे छात्र के थे 80 नंबर, तो आप खुद देख रहे हो 40 नंबर का जो डिफरेंस है आपको डिपार्टमेंटल कट ऑफ लेने ही नहीं देगा लास्ट में ओवरऑल में आप रह जाओगे। तो इसीलिए आपकी जो मेहनत है वो अभी से जिसे कहते हैं आपको करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कोई पर्टिकुलर अभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको आके अभी ही से ही ज्वाइन करना है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ गाइड, बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जितना ज़्यादा जैसे कहते हैं मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी ना प्रिपरेशन में, उतना ज़्यादा एक अपर हैंड आपका बन जाता है। क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ पता रहती हैं, हमें ये पता रहता है कि मेरा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, मुझे इसमें मेहनत करनी है। कई बच्चे आप में से वो भी होंगे जो पिछली बार AE JEE का पेपर दिए रहे होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, किसी का दोनों में सिलेक्शन हो गया था और मतलब इंटरव्यू में भी और रिटन में भी, और फाइनल में रह गए। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस पर्टिकुलर एग्जाम को अब क्रैक करने का। क्योंकि देखा जाए तो जो बच्चा इस बार नया पेपर दे रहा है, मतलब पहली बार पेपर देगा, उसके लिए तो अगेन एक नया मतलब सिनेरियो में वो आ रहा है। लेकिन आप ऑलरेडी उस प्रेशर से गुजर चुके हो, आप ऑलरेडी जानते हो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और आपको ऑलरेडी पता है कि उसको कैसे आगे लेके जाना है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बिल्कुल नया बच्चा है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल जा सकता है, हर कोई जा सकता है। जिसकी मेहनत बिल्कुल जैसे कैसे दमदार मेहनत है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो फॉर श्योर किसी भी सिलेक्शन को पा सकता है, उसमें कोई वो वाली दो राय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर किसी को भी डिसाइडेड होने की ज़रूरत नहीं है, जिसने पेपर दिया है नहीं दिया है, ठीक है, जिसका मार्जिन से रह गया या कोई फ्रेशर है, तो सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आप लोगों को खुद भी पता है कि AE लेवल में इस टाइम पे 100 पोस्टें अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 100 पोस्टें कम नहीं होती हैं, 100 पोस्ट आर मोर देन इनफ। आप सभी को पता है ये चीज़, ठीक है ना। क्योंकि आज के टाइम पे AE की 10 पोस्टें, 12 पोस्टें, 13 पोस्टें निकल रही हैं यहाँ पर और आपको 100 मिल रही हैं पोस्ट, तो आप डेफिनेटली आपका पर सीट मतलब कंपटीशन अगेन, तो कंपटीशन तो उतना ही है, लेकिन पर सीट में जैसे कहते हैं ना सिलेक्ट होने का चांसेस हैं आपके। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी भी पोस्टें निकले आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, उसमें से आप इस एक सीट के लिए इतनी मेहनत कर दो कि बाकी सारे जिसे कहते हैं ना उसको पर्टिकुलर आपकी मेहनत को ही एक वो बना लें, गाइडेंस बना लें। इतनी मेहनत कर दो आप उस सीट के लिए। 100 सीटें तो बहुत हैं, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए, आप तो यही सोच के जाओगे ना कि मेरे लिए वो एक सीट है, तो आप पर्टिकुलर वही सोच के जाओ, इतनी मेहनत कर दो उस सीट को पाने के लिए कि दुनिया पर्टिकुलर उस मेहनत को ही आपको क्या बना ले, बिल्कुल एक रोल मॉडल बना ले आप लोगों को कि हाँ इसने बहुत बढ़िया मेहनत की और इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। और यही सोच के आप लोगों को मेहनत करनी है और अभी से करनी है, ताकि आप लोगों का एक अपर हैंड यहाँ पर बन पाए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा पेपर का। सिलेबस देखो, अगर बात करूँ मैं पेपर जिसे कहते हैं सेटअप का, तो यकीन मानो कोई भी पेपर हो ना, चाहे वो SSC हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो रहा है, सबसे अच्छे और बेहतरीन पेपर ना UKPSC के द्वारा बनते हैं, सबसे अच्छे। आपका जितना सिलेबस दिया गया है ना, वो हर पर्टिकुलर टॉपिक को टच करता है और यही उसका एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। जितने भी बच्चे AE JEE का पेपर मतलब AE का पेपर या JEE का पेपर दिए रहे हैं, तो उन्हें फॉर श्योर पता होगा, और नहीं पता तो आप PYQs में देखिए जाके, आपको दिखेगा कि जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है वो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से टच करता हुआ दिया होगा आपको।
तो ये एक जैसे कह सकते हैं एक ब्यूटीफुल पार्ट है कि जब यूकेपीएससी पेपर बनाता है तो वो सच में एक बहुत अच्छा पेपर बनाता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहाँ से उठ के क्वेश्चन आ गया, सब कुछ आपके सिलेबस में से है। और जैसे हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पहले बनाई है कि भैया सबसे पहले आपको सिलेबस पे पकड़ बनानी है, अपना सारा सिलेबस टाइमली खत्म कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद पेपर जब आपने एक बार सिलेबस अपना खत्म कर लिया, साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, अब आपका टाइम आ चुका है पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद फुल टेस्ट देने का। फिर आपने वो टेस्ट दिए, फिर कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस में रखो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रखो। जितनी गलतियां हो रही हैं, जितने क्वेश्चन आपको नहीं पता थे, उनको एक मिस्टेक कॉपी में पेन डाउन करो, एक फॉर्मूला डायरी अलग से बनाओ ताकि कहीं एग्जाम से पहले आपको पढ़ने पड़े तो आपके पास वो डायरी हो इंस्टेड की पूरी किताबें, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो सिलेबस की तरफ अगर हम जाएँ, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन, इनके अलावा इनके भी आपको और मिल जाएंगे फर्दर बाइफिकेशंस हैं, इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है, हिंदी में क्या क्या आ रहा है ना। और जीके में बेसिकली अगेन जीके तो जीके है, उसमें तो सब कुछ आता है, ठीक है ना। इवन हमारे इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है वो भी अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ जीके क्वेश्चन कि भैया कब स्टार्ट हुई, कौन से दिन पे स्टार्ट हुई, कितने राफेल मारे गए, क्लियर है। तो अब इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में अगेन आपके सब्जेक्ट्स वही रहेंगे। कुल मिला के अगर आप आंकलन लगाएंगे तो आपके पास 18 सब्जेक्ट हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बाइफिकेशन के साथ बता रही हूँ, जैसे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक गिन लेते हैं तो एनवायरमेंट 1 प्लस एनवायरमेंट 2 है ना, तो मैंने बाइफिकेट कर दिया। ऑल इन ऑल आपके पास 18 सब्जेक्ट्स हैं इन हैंड जो आपको पढ़ने हैं, चाहे वो आपका जैसे कहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 दैट मीन्स वाटर सप्लाई एंड सीवेज हो, ठीक है। इसके अलावा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक मशीन्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी अगेन हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट हो गया। फिर इसके बाद एयरपोर्ट तो खैर आपका एई में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे कहते हैं आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, सर्वेइंग हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये इसके अलावा आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सीपीएम पार्ट हो गया, है ना। तो ये सारे पर्टिकुलर पार्ट हैं और ये अगेन ये भी सेक्शंस में बटे हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट ए बहुत स्ट्रांग हो, पार्ट बी बिल्कुल ही वीक हो, तो आप अभी से उस पर मेहनत करके उसमें एक अपर हैंड बना सकते हैं बेटा। तो देखिए पेपर 1 में जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टील डिज़ाइन, आरसीसी, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल वाला पार्ट ज़्यादा है। और बी में आपका पार्ट बी में बेसिकली जो पेपर 2 रहेगा उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स, बेसिकली वही है इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट, सॉइल आएगा। इसके अलावा जैसे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये पेपर 1 के ही पार्ट थे बेटा, ऊपर वाले पेपर 1 के ही पार्ट थे, ठीक है। ऊपर वाला जो था ये पेपर 1 के ही पार्ट हैं। पेपर 1 को पार्ट ए, पार्ट 2 में बांटा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। कुछ बच्चों को यही लगता है क्योंकि कंबाइन पढ़ते हैं, तो ये भी अगेन देखो इन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कैनाल इज़ अ पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, आप सभी को पता ही होगा फॉर श्योर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन कैनाल स्ट्रक्चर, ये डाइवर्जन हेडवर्क्स, इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ऑल इन ऑल ये पर्टिकुलर 6 सब्जेक्ट्स आप लोगों के पार्ट 1 में आने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो पार्ट बी में आने वाला है वो क्या क्या है आपका, आप देख सकते हैं, जैसे कि बीएमसी, रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, रिमूविंग दी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पार्ट। देन ये सर्वेइंग आ गया आपका। इसके अलावा आपका जैसे कहते हैं, आप देखो यहाँ पे उन्होंने इरिगेशन इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट देखो ऊपर दे रखा है, कैनाल्स और ये सब ना, और यहाँ पे देखो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इट्स अगेन इट्स इरिगेशन इंजीनियरिंग ओनली, और वो पार्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है क्योंकि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग बेसिकली इरिगेशन 1 और 2 को मिला के हम लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलॉजी भी उन्होंने देखो साथ में पूछी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग को हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पे आपके वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में इन्होंने हाइड्रोलॉजी का पार्ट दिया हुआ है। तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सारे सब्जेक्ट्स हमारे नोन ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है। हमें पता तो सभी है, सिलेबस देख के आपको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से कंटेंट उठाना है, कैसा पढ़ना है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे देखो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ये इट्स अ पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो कुछ पार्ट इरिगेशन का इन्होंने वाटर रिसोर्स में भी डाला है अलॉन्ग विद द हाइड्रोलॉजी। तो पढ़ना आपको सभी कुछ है, ठीक है ना। ये भी देखो, ये भी उसी का पार्ट है। फिर आता है सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, इन्होंने बेसिकली देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को यहाँ पे सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई के टर्म्स में, मतलब वो हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं इन शॉर्ट। तो देखो यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स, कंजर्वेंसी एंड वाटर बॉर्न सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटरी अप्लाइंसेज, लैट्रिन एंड यूरिनल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आपका बिल्कुल कोर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से यहाँ पर देखो कुछ दे रखा है, वो भी देखना है आप लोगों को, जैसे कि एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद एनवायरमेंट,
ठीक है ना। बेसिकली एयर पॉल्यूशन हो गया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, पर्टिकुलरली वाटर क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स, आपको पूरी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है ना। तो वो सभी कुछ पढ़ना है आपको फॉर श्योर। तो सिलेबस बेसिकली आपको सिलेबस पे ही अपना टारगेट करना है, सिलेबस को एक मतलब अपना बिल्कुल अपर हैंड रखना है कि भैया मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उन्हीं को बेसिकली काट छाट के अलग अलग टॉपिक्स में बांट के इन्होंने मतलब एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के ये अलग अलग वो बना दिए हैं, टिपिकल फीचर्स ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड ऑल, ठीक है ना। अब अगैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर आप देख सकते हो आपका स्टैटिक डायनामिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये अगेन पेपर 1 का है। पार्ट बी में मटेरियल साइंस आ रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर पार्ट 2 में, पेपर 2 में आपका थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, और इसमें पार्ट बी में मतलब पेपर 2 के पार्ट बी में एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सब आने वाला है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपका एई का सिलेबस रहने वाला है आपका इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। वहीं बात करते हैं अब हम जेई के सिलेबस के लिए। तो आइए चलें, देखिए तो अब जेई की सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज नहीं है, सामान्य हिंदी, इंग्लिश और आपका पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी रहने वाले हैं। 360 मतलब मार्क्स का पर पेपर रहेगा, दैट मीन्स 180 क्वेश्चन पर पेपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, जो भी बाइफिकेशन है। टेक्निकल के एस्पेक्ट की तरफ अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर पेपर 1 में अगैन पार्ट ए में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पूछा गया है, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पूछा गया है, और स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है वो भी यहीं पर आएगा। पेपर 1 पार्ट बी, इसमें सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, ये सब पूछा जाने वाला है। अलॉन्ग विद दैट BMC एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग रहेगा। फिर उसके बाद आता है पेपर 2, इसमें आप देखो पूरी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की पूछी हुई है। जो लास्ट ईयर का पेपर था वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि भैया कितनी मतलब बहुत बच्चे इरिगेशन में बहुत परेशान होकर आए कि भैया हमसे पेपर बने ही नहीं, क्वेश्चन बने ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर देखो उन्होंने लिखा ही है पेपर 2 में पूरा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, तो अब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ना, उसे किताबों से पढ़ना शुरू करो, यूट्यूब वीडियो से देखो, ठीक है, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ पर्टिकुलरली, तभी तो आपको एक अपर हैंड बनेगा उसमें। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि अरे भैया इस वो करके, नहीं हो पाएगा भाई, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पूरा इरिगेशन यहाँ पर पूरा फुल फ्लेज इरिगेशन का इन्होंने यहाँ पर वो दिया हुआ है सिलेबस। और डेफिनेटली जब इरिगेशन ही आना है पार्ट 2 में तो आपको तो पूरी किताबें बिल्कुल जिसे कहते हैं घुट्टी बना के पी लेनी थी, ठीक है ना। अभी भी पी लीजिए, अभी बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा, तो टाइम काफ़ी है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखिए। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन भी यहीं पर पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से मिलकर ये पार्ट आपका पेपर 2 बना था। तो आपको तो ये घुट्टी बना के पी लेना था, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट्स हैं तो और 180 क्वेश्चन बनने हैं, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से। फिर आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पेपर 1 ये जेई का है अगैन, तो यहाँ पे आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स पूछी जाने वाली है। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। इसके अलावा इसके पेपर 1 के सेक्शन बी में आपका मटेरियल साइंस, डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब पूछा जाने वाला है। फिर अगर हम पेपर 2 की बात करें, इसमें पेपर 2 में सेक्शन ए थर्मल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। पार्ट बी में पेपर 2 पार्ट बी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड अगैन वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, और ये सब पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर सिलेबस जो कि अपकमिंग आपका AJE एग्जामिनेशन UPSC के द्वारा पूछा जाने वाला है। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अपनी अपकमिंग प्रिपरेशंस के लिए। तो प्लीज़ जीत की तैयारी आज से करिए, ठीक है, ऑन टाइम नहीं। जीत की तैयारी हमेशा तब से स्टार्ट होती है जब से आपको पता लग गया कि भैया वो मेरा टारगेट है, उसी समय से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो जीत की तैयारी आज से स्टार्ट करिए। और संघर्ष ज़रूरी है, याद रखिएगा, संघर्ष ज़रूरी है पर हारना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।